एवरीवन, वापस से स्वागत है आपका सरल एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो जुड़ जाइए सभी फटाफट से। ये इसका पार्ट 1 है बेटा, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएंगे। रोज हमें 2-3 दिन तक जनन स्वास्थ्य के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, फिर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऐसे सीक्वेंस में। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली जनन स्वास्थ्य चैप्टर खत्म किया है, तो पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो जितने भी बच्चे आ गए हैं फटाफट से बता दो, क्या मेरी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? इज आई एम विजिबल टू यू? क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ? सब कुछ ठीक ठाक है तो थम्स अप कर दो, जैसे हम क्लास को शुरू करें, है ना? ठीक है, चलिए हम ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पहुंचा दी मैडम? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑब्जेक्टिव लगाने हैं हम। मैंने पीडीएफ ही ओपन कर लिया। ड्राइव से नहीं ओपन कर, बैग जाओ पूरा रिपोर्ट। रिप्रोडक्टिव डन। चलो आ गए, बताओ फटाफट से। ठीक है, सब कुछ बढ़िया है? नहीं आए, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है बेटा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, अरे ये भी नहीं आई। ये रुचि कब से पूछ रही थी बायोलॉजी की क्लास कब से होगी, कब से होगी, अभी तक प्रकट नहीं हुई है ना? चलो फटाफट से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं आपको। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा, मुझे बताइए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कि फैमिली प्लानिंग जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951, 1961, 1971 या 1981? जल्दी से बताइए कब आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, परिवार नियोजन जो है बेटा, परिवार नियोजन जो प्रोग्राम है, ये आया है 1951 में। और इसी के अंतर्गत एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था RCH, विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो व्हाट इज योर राइट आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा आपका सही जवाब, है ना? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आपका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। ठीक है, नंबर 2, सहेली नामक मौखिक गर्भ निरोधक गोली का विकास कहाँ किया गया था? जो सहेली गोली है बेटा, जिसे हम गर्भ निरोधक गोली बोलते हैं, ये एक ओरल पिल होती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के दूसरे दिन से शुरू करना होता है और 21 दिन तक इसे लेना होता है डॉक्टर के परामर्श के द्वारा। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। चलो हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आ चुके हैं, आप स्ट्रीम को आगे बढ़ा लेना, ठीक है? सहेली नामक मौखिक गर्भ निरोधक जो गोली है, इसका विकास कहाँ किया गया था? दिल्ली, एम्स दिल्ली, CDRI लखनऊ, WHO जिनेवा या ICMR दिल्ली? और इसका जो भी आंसर देगा, सेकंड का बी। वेरी गुड, रुचि ने बोला है मैडम सेकंड का बी। इसका फुल फॉर्म भी चाहिए मुझे, इसका फुल फॉर्म भी चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा। वंशिका इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस, और शिवानी भी है ना, शिवानी चंद्रवंशी ने भी ज्वाइन किया है। सहेली नामक मौखिक गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ संस्था ने बनाई है। ये एक ओरल पिल है जो कि हफ्ते में एक बार डेली ली जाती है। मुझे ये बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? CDRI का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके बताओ, क्या इसका फुल फॉर्म है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च, RESERCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यस, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहला परिवार नियोजन आया था 1951 में, दूसरा सहेली जो टैबलेट है CDRI लखनऊ ने डेवलप किया है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वंशिका और रुचि दोनों ने कमेंट कर दिया, वेरी गुड बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। एमनियोसेंटेसिस यानी कि उल विभेदन जो तकनीक है, इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? हम इसके द्वारा किसका पता लगाते हैं? पीलिया की जांच करने के लिए, ज्वाइंडिस की जांच करने के लिए, आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए, हृदय रोग की जांच करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चारों में से किस में हम एमनियोसेंटेसिस का यूज करेंगे? जल्दी से बताना, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। पीलिया की जांच, आनुवांशिक विकार की जांच, हृदय रोग की जांच या नन ऑफ द एबव? हम सभी को पता है एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें 3 माह का जब गर्भस्थ शिशु होता है तो उसके चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक द्रव का हम गुणसूत्रीय परीक्षण करते हैं। यस, वेरी गुड, आ गया भैया आंसर। क्या है बेटा इसका राइट आंसर? आनुवांशिक विकार की जांच करने में, आनुवांशिक विकार की जांच करने में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा MTP यानी कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन जो है, इसको कानूनी मान्यता कब दी गई है? एक ये सन है और दूसरा परिवार नियोजन वाला। ये 2 सन इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन 1951। अब आपको बताना है कि MTP यानी कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन, इसे कानूनी मान्यता कब दी गई है? मैं देखते चलती हूँ तुम लोग के आंसर, है ना, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ऐसे आगे पीछे हो रहा है। 4th का ए, रुचि ने बोला 4th का ए, वंशिका ने भी बोल दिया है 4th का ए 1971। वेरी गुड, सही आंसर है, सही दिया है बेटा आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या है? कॉपर टी एक IUD है। कॉपर टी जो है ये एक IUD है बेटा। कॉपर डी एक IUD है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां जो है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें कॉपर टी का काम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट को रोकना, निषेचन रोकना, अंडोत्सर्ग रोकना, युग्मनज निर्माण। क्या करना कॉपर टी का काम है? ब्लास्टोसिस्ट को रोकना, निषेचन को रोकना, अंडोत्सर्ग को रोकना या युग्मनज निर्माण। व्हाट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? 5 का भी बोला है वंशिका और रुचि दोनों ने, वेरी गुड बेटा, सही है आपका आंसर। निषेचन रोकना ही कॉपर टी का काम है और ये शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया करती है, शुक्राणुओं का भक्षण करती है, उन्हें निष्क्रिय करती है ताकि निषेचन की क्रिया को रोका जा सके। अंडोत्सर्ग को रोकना कॉपर टी के हाथ में नहीं होता। डन। अगला 4th का ए, 4th तो पीछे चला गया बेटा, 4th का ए सही था लेकिन अतुल। चलो इस 6 नंबर क्वेश्चन में आओ। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन मोचक IUD है? हार्मोन रिलीजिंग IUD, जो कि ऐसा IUD जो कि गर्भाशय के अंदर लगाया तो जाता है लेकिन इसका काम होता है हार्मोन रिलीज करना। कॉपर टी लगी है अंदर और ये हार्मोन रिलीजिंग वाली है, हार्मोन मोचक है। तो इनमें से कौन सा है जो हार्मोन मोचक IUD है? लिप्सिस लूप है, कॉपर 7 है, LNG20 है, मल्टीटोड 375। विच वन इज हार्मोन रिलीजिंग IUD? कॉपर टी, कॉपर 7 ये कॉपर वाली है, ये मल्टीटोड 375 भी कॉपर वाली है। लिप्सिस लूप आपकी औषधि रहित होती है। LNG20 जो है इसका राइट आंसर होगा क्या? चलो जल्दी से बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? एक भी कमेंट नहीं आया क्या? 6 का सी आ गया, वंशिका और रुचि का आ चुका है 6 का सी। LNG20 जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा, LNG20 इसका सही जवाब है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। नसबंदी जो कि है वैसेक्टोमी, वासेक्टोमी का संबंध किससे है? मादा से, नर से, दोनों से या किसी से नहीं? फीमेल से है, मेल से है, बोथ से है या नन ऑफ द एबव? वैसेक्टोमी का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया किसी का 6 का सी, वेरी गुड, LNG20 सही है। शिवानी आपका भी, अतुल आपका भी और बाकी सारे बच्चों का। जल्दी से मुझे बताइए नसबंदी जो है, जो कि वैसेक्टोमी दिया हुआ है, ट्यूबेक्टोमी नहीं दिया बेटा, किससे रिलेट कर रही है? रुचि और अतुल ने बोला है 7 का, रुचि ने हाँ डिलीट कर दिया, वंशिका ने बोला है बी। किससे रिलेट करती है ये?
मेल से, मेल में होने वाली नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। 7 का बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्यूबेक्टोमी में शरीर के किस भाग को काटा या बांधा जाता है? ट्यूबेक्टोमी में शरीर के किस भाग को काटा या बांधा जाता है? शुक्रवाहिका को, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, शुक्रवाहिका को, फैलोपियन ट्यूब को, गर्भाशय को या अंडाशय को? ये जो ट्यूबेक्टोमी हो रही है इसमें शरीर के किस भाग को काटा या बांधा जाता है? शरीर के किस भाग को काटा या बांधा जाता है, बताइए। ये इधर, ये इधर एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम, इधर भी एंडोमेट्रियम, यहाँ है ओवरी। नाउ टेल मी द आंसर। 8 का बी बोल रहे हो आप लोग, फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं बच्चा इसे? ट्यूबेक्टोमी। बिल्कुल सही है। जिस भी बच्चे ने 8 का बी आंसर दिया है सही है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? जो प्रेरित गर्भपात है, जिसे हम ऐच्छिक गर्भपात भी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें डॉक्टर कुछ मेडिसिन देंगे। सोनालिका 8 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए बेटा। चलिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? पहला 12 सप्ताह, दूसरा 20 सप्ताह, तीसरा 24, चौथा 30। कितने सप्ताह तक? रुचि ने और वंशिका ने और हाँ सारे बच्चे बोल रहे हैं 9 का ए। तो मुझे मानना पड़ेगा कि 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने, अंडर 3 मंथ। 4 तिया 12 होता है, तो 3 सप्ताह के अंदर तक या 3 सप्ताह तक अगर एमटीपी करवा लोगे तो ये सुरक्षित है। उसके बाद ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जिसमें कि दिक्कतें होती हैं माँ को भी और बच्चे को भी, ठीक है, स्पेशली माँ को। नेक्स्ट, यौन संचरित रोग एसटीडी का उदाहरण है। एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है या उपरोक्त सभी है? ये वाला तो तुमसे बन जाएगा, ये वाला तो 3 मंथ और 12 वीक सही है बेटा रुचि। 3 मंथ या 3 माह या 12 सप्ताह तक एमटीपी सुरक्षित माना जाता है और इसे कानूनी मान्यता दी गई थी 1971 में। डन, ठीक है। नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? यौन संचरित रोग। अब इनमें से आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन से ऑप्शन बैक्टीरिया द्वारा होने वाले यौन संचरित रोग हैं? इसमें तो सारे यौन संचरित रोग हैं, एड्स भी है, सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है और सभी है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, एड्स हो रहा है वायरस से, एचआईवी वायरस से। सिफिलिस हो रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली, और ये उपचार योग्य है। ये भी हो रहा है बैक्टीरिया द्वारा, मतलब सभी जो हैं वो, ये सभी यौन संचरित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं। 10 का डी बिल्कुल सही है बेटा, सभी बच्चों का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। जिफ्ट तकनीक में, ZIFT, फटाफट से इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। जिफ्ट तकनीक में जाइगोट को कहां स्थानांतरित किया जाता है, बताएं। जिफ्ट तकनीक में जाइगोट को कहां स्थानांतरित किया जाता है, बताएं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय या योनि? गर्भाशय। 10 का डी सही है, सभी बच्चों का सही है। चलिए बताइए मुझे कि ये जो जिफ्ट तकनीक है इसमें जाइगोट को कहां स्थानांतरित किया जाएगा? ZIFT, जिफ्ट जिसे कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। नाउ टेल मी, इसमें हम युग्मनज को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। वेरी गुड रुचि, और सभी बच्चे बोल रहे हैं 11 का बी, फैलोपियन ट्यूब। इसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में कितनी कोशिकीय अवस्था में स्थानांतरित करते हैं? 8 सेल स्टेज में, 8 कोशिकीय अवस्था में इसे युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में किनारे पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तकनीक को जिफ्ट कहा जाता है।
नाउ कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? वंशिका, रुचि और बाकी बच्चों ने अभी दिया ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ बेटा। गिफ्ट तकनीक का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है। गिफ्ट तकनीक का उपयोग किन के लिए किया जा रहा है? जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, जो निषेचन नहीं कर सकती, जो गर्भधारण नहीं कर सकती, या कोई नहीं। हम गिफ्ट तकनीक का उपयोग किन के लिए करते हैं बेटा? आपको गिफ्ट का भी फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों को गिफ्ट का भी फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। चलो, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक ऐसी तकनीक जिसमें अगर कोई महिला अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है तो उसे कोई दूसरी महिला अपना अंडाणु गिफ्ट में देगी। 12 का ए। रुचि 12 का बी कैसे बोल रही है बेटा? 12 का ए होगा। 12 का क्या होगा? ए गलती से टाइप हो गया क्या? ठीक है, डिलीट हो गया। गिफ्ट, कोई महिला दूसरी महिला से अंडाणु मिल रहा है, क्योंकि जिस महिला को अपनी संतान उत्पन्न करनी है वो अंडाणु उत्पन्न करने में, खुद का अंडाणु बनाने के लिए सक्षम नहीं है। तो गिफ्ट तकनीक का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती। कुछ भी नहीं करना है ना, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बोनस क्वेश्चन हो गया भैया। प्लीज विश्व पर्यावरण दिवस मत बताने लग जाना यहाँ। मुझे बताओ विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 5 जून, 1 दिसंबर, 10 जनवरी। चलो डिस्कस करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नाउ द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बोल दिया बच्चों ने। रुचि और वंशिका का आया है 13 का ए, वेरी गुड। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून जैसे ही आए हम पेड़ लगाएंगे इस बार, है ना। आज 3 हो गया है, 2 दिन बाद आ रहा है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। राधिका ने बोला है 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, दुग्ध स्त्रवण जिसे हम कहते हैं एमनोरिया, जिसमें जो महिला होती है वो शुरुआती 6 महीने में अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है, इसको कह रहे हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। शुद्ध हिंदी में इसे स्तनपान अनार्तव भी कहा जाता है। कि अधिकतम अवधि क्या है? आंसर ही बोल दिया मैडम। 2 महीने हैं, 6 महीने हैं, 12 महीने हैं, या 2 वर्ष है? विच वन इज योर आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चे बोल रहे हैं 6 महीने। रुचि ने बोल दिया, वंशिका ने बोल दिया, बाकी सारे बच्चे। शिवानी का आया गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सही है बेटा, बिल्कुल सही। जो लैक्टेशनल एमनोरिया है, स्तनपान अनार्तव, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते, जब एक जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो शुरुआती जो 6 महीने होते हैं, तब जब वो अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है, उस समय अंडाणु जनन नहीं होता, उस समय पीरियड्स भी नहीं आते, तो इसे कहा जाता है लैक्टेशनल एमनोरिया, और इसकी अवधि होती है 6 महीने, 6 मंथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? आईवीएफ का पूर्ण रूप बताइए आप, तब तक मैं लिखती हूँ आईवीएफ है क्या। आईवीएफ को कहा जाता है परखनली शिशु तकनीक, परखनली शिशु तकनीक। इस तकनीक के अंदर हमने बहुत सी चीजों को डिस्कस किया था। आपने इसमें आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर भी यूज किया है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसमें भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा, उसी को ईटी भी कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या कहते हैं बच्चा? एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर इसी में आपने जिक्र किया था जिफ्ट का। फिर इसी में 8 सेल स्टेज में अगर आप ट्रांसफर करोगे फैलोपियन ट्यूब में, तो इसे हमने जिफ्ट कहा था। 15 का ए बोल रहे हो आप लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, एक आदर्श गर्भ निरोधक होना चाहिए।
एक आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, एक आदर्श गर्भ निरोधक या पिल्स बोलो या जो भी आप गर्भ निरोध के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका एक सटीक उदाहरण आपको बताना है कि उनमें कौन से गुण होने चाहिए। उपयोगकर्ता के अनुकूल होनी चाहिए, सस्ता और प्रभावी होना चाहिए, कोई दुष्प्रभाव, नो साइड इफेक्ट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, टेस्ट ट्यूब बेबी। यस बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। 16 का क्या बोल रहे हो आप? वंशिका ने बोला मैडम 16 का डी, रुचि भी बोल रही 16 का डी, बाकी सारे बच्चे भी डी बोलेंगे। ऑब्वियसली सही बात है, एक आदर्श गर्भ निरोधक जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो अनुकूल हो, जो यूज करे उसके अनुकूल हो, सस्ता हो ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए, प्रभावी भी हो, पता चला कि यूज किया और फिर प्रेगनेंसी हो गई, कोई दुष्प्रभाव, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आपको जनन स्वास्थ्य का अर्थ बताना है। शारीरिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वस्थता है, संपूर्ण कल्याण है। क्या है बेटा? जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन में हमने किस वर्ड का इस्तेमाल किया था, बताइए। WHO के अनुसार शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और व्यवहारगत अर्थात संपूर्ण स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य है। एक लंबी सी डेफिनेशन आपने पढ़ी है जिसमें इन सभी वर्ड को एक साथ आप पिरो सको। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से बताइए बेटा इसका राइट। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइव अभी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल फटाफट से लाइक कर दो, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। और ये जो क्लासेस हैं ये सिर्फ हमारे पेड बैच वाले बच्चों के लिए, प्रीमियम बैच के स्टूडेंट को ये देखने को मिल रही हैं आज, लेकिन ये यूट्यूब पे लाइव है। 17 का डी, वेरी गुड, 17 का डी संपूर्ण कल्याण इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। संपूर्ण कल्याण जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। चलो, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण, पॉपुलेशन बॉम्ब, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट, है ना, हाई बर्थ रेट, लो मोर्टेलिटी रेट, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, या उपरोक्त सभी। इनमें से किसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है, फटाफट से बता दो। चलो, इनमें से कौन सा कारण है? 18 ऑप्शन आपके सामने है। 18 का डी, वेरी गुड, 18 का डी सही जवाब हो जाएगा। WHO के लिए संपूर्ण कल्याण, जिसमें ये सभी शब्द आ जाते हैं, और जनसंख्या विस्फोट में भी सभी आएगा, इसीलिए उपरोक्त सभी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, और ये आज के आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में भ्रूण को किस अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है? भ्रूण को किस अवस्था में स्थानांतरित करते हैं? जाइगोट अवस्था में, 8 ब्लास्टोमियर तक, 16 ब्लास्टोमियर तक। सोच के आंसर देना, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब बेबी पूछ रहा है, इसमें IUT, ET और जिफ्ट सभी शामिल हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। आपकी एक लापरवाही आपका क्वेश्चन गलत करवा देगी, जैसे कि रुचि ने किया है, जल्दबाजी में उसने गलत आंसर दे दिया है। जिफ्ट में करते हैं बेटा 8 कोशिकीय अवस्था में, और जिफ्ट IVF के अंतर्गत ही आता है। लेकिन क्या IVF में 16 ब्लास्टोमियर नहीं पढ़ाया मैंने? अगर आपने ये पढ़ा है कि गर्भाशय में अगर 8 कोशिकीय अवस्था के रूप में आप भ्रूण को स्थानांतरित करोगे तो आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा फैलोपियन ट्यूब के किनारे पर, क्योंकि इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी कहा जाता है। तो इसे जाइगोट कह सकते हो आप, या 8 ब्लास्टोमियर कह सकते हो। लेकिन 16 कोशिकीय अवस्था में आप इसे गर्भाशय में स्थानांतरित करोगे और इसे आप कहोगे ET, तो इसमें आएगा D, वेरी गुड। अब आ गए ना लाइन पे। 19 का क्या होगा बेटा? D। हम इसमें जाइगोट के रूप में भी स्थानांतरित कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का पूछ रहा है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी में सब पॉसिबल है। जाइगोट स्थानांतरण कर सकते हो, जिसे आप जिफ्ट कह रहे हो, 8 कोशिकीय अवस्था में करोगे, 16 कोशिकीय अवस्था में गर्भाशय में करोगे, इसे आप ET कहोगे या इसे आप IUT कहोगे, ET या IUT।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कृत्रिम वीर्यसेचन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीक का उपयोग कब होता है? ये भी थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना बेटा। कम शुक्राणु संख्या में, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट होने पर, अंडोत्सर्ग न होने पर, इनमें से कोई नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन, पुरुष जब वीर्यसेचन में सक्षम नहीं है, इसमें नंबर ऑफ काउंट कम है, उसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा, इन सभी परिस्थितियों में एआई तकनीक का यूज किया जाता है। नाउ टेल मी, कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीक का उपयोग कब किया जा रहा है? 20 का ए, कम शुक्राणु संख्या में। वेरी गुड, सही जवाब है सारे बच्चों का। तो फटाफट से बताओ कितने नंबर आए तुम लोगों के? 20 में से 20 में से कितने नंबर आए हैं? जल्दी से बताइए। 20 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, फटाफट से बताइए 20 में से कितने नंबर तुम लोगों के आए हैं और कैसे लगे आज के क्वेश्चन, और क्या कल फिर से है ऐसी सीरीज लेके आए आपके लिए? बस ज्यादा नहीं, 20-20 क्वेश्चन, और आज थोड़ा सा लेट हो गए, कल 20 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव लगा के जाएंगे अपन, है ना। 20 मिनट 20 ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आज हमने डिस्कस किए बेटा। आई होप आपको आज ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जल्दी से कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, 20 में से आप लोगों के कितने नंबर आए हैं, और अगर मजा आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको ऐसी सीरीज और चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज और लेके आए, है ना। तो फटाफट से कमेंट कर देना। अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है, कैसी लगी क्लास? और ठीक है, ओके, रेगुलर चलने देते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, ठीक है। रोज अपन ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। अभी जब तक मैं नया लेक्चर ना लेके आऊं तब तक तो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाते हैं बेटा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।